नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष जो कि आज बात करने आए हैं कि यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं और जा भी रहे हैं। अगर आपको सही मायनों में ये डेटा दिखाऊं मैं, तो भारत से बहुत साल तक बहुत तेजी से बड़े सारे बच्चे यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं। देखिएगा, तो यूनाइटेड किंगडम जाने वाले जितने भी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स होते हैं जो यूनाइटेड किंगडम में आते हैं, उनमें सबसे पहला स्थान भारत का है, क्योंकि भारत से 1,66,310 बच्चे साल 2023 और 24 में गए हैं। ये टोटल 22.7% है टोटल उस पॉपुलेशन का जो बच्चा एज एन इमिग्रेंट यूके में गया है। तो इंडिया हैज गॉट द हाईएस्ट पॉपुलेशन। अब तो फिर दिक्कत क्या है? क्यों बोला मैंने, ऐसा थंबनेल क्यों बनाया है कि भैया चैलेंजेस ऑफ स्टडीइंग इन एंड सेटलिंग इन द यूके, क्योंकि इतने तेजी से बच्चे जा रहे हैं और सारे के सारे मूर्ख थोड़ी होंगे, सारे के सारे बेवकूफ थोड़ी होंगे। अच्छा, तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अलार्मिंग है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या है वो अलार्मिंग चीजें? चलिए बताता हूं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल एंड माइंडफुल कंटेंट हियर ऑन दिस चैनल व्हिच इज गोइंग टू पेव योर पाथ फॉर द फ्यूचर कमिंग डिसीजंस। क्योंकि आप जो अपने फैसले ले रहे होंगे अब्रॉड पढ़ने के लिए, तब आपको यही वीडियोस काम आएंगे जिससे कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, बहुत सारे काम की वीडियोस मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिए। इन 2022-23 यूके होस्टेड अ रिकॉर्ड 7,58,855 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मेकिंग अ 12% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो डेटा भी सारा यही कह रहा है कि भैया यूके बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और यहाँ पर सारे बच्चे और ज्यादा जा रहे हैं। However, in 2023-24 इस साल से गिरावट शुरू हुई और 24-25 में भी और गिरावट आई है। 23-24 से डिक्लाइन हुआ, ये 7,32,000 हो गया, 3.5% का डिक्लाइन हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, this is a 3.5% decline, but decline in international student must be hit. India dropped by 36. India dropped by 15%. 3.5% का ड्रॉप आया ओवरऑल यूके के टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर में, लेकिन इंडिया अलोन ड्रॉप्ड बाय 15%। मतलब भारत से 15% बच्चे कम गए साल 2022 से 23-24 में। ऐसा क्यों हुआ? अभी 24-25 के नंबर्स नहीं आया, बट ये 24-25 में भी और कम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो देखो, यूके में सबसे पहली चीज आपको बताता हूं, अभी डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो जो है 95.5% है। इसका मतलब ऑलमोस्ट जितना जीडीपी है यूके का, उतना ही पैसा यूके ने उधार ले रखा है, ऑलमोस्ट 100% के आसपास। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2.85 ट्रिलियन यूरोज है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है। इंडिया का ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इज 83%। बाकी सारे कंट्रीज का, जो जितने तेजी से डेवलप कंट्रीज होते हैं या डेवलप की तरफ बढ़ते हैं, उनका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम होता है। प्रॉस्पेरस कंट्रीज की यही निशानी है और इंडिया भी कोशिश कर रहा है इसको 60% से नीचे लाने का। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये यूके में बढ़ रहा है। पहले इनका 80% के पास था, 70 था, फिर 80 के आसपास आया, फिर 85 हुआ, 90, 95 एंड financial analysts and economists, they are predicting that very soon UK will be touching 100% GDP to debt to GDP ratio। मतलब एक ऐसा देश जो 100% उधार पे चल रहा है। अब ये बात जानकर, सोचकर आपको ये बात महसूस हो रही होगी कि इकोनॉमिक्स ये कहता है और इकोनॉमिक स्टेटस यूके का ये कहता है कि बहुत साउंड स्टेट में नहीं है। अब और आगे बढ़ते हैं, रियलिटी चेक कुछ और देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, UK set to tighten rules for permanent residency in India likely to be hit। अब UK क्या कर रहा है कि सारे के सारे रूल्स को बहुत टाइट कर रहा है और इंटरनेशनल माइग्रेंट्स को नहीं आने देना चाहता है, क्योंकि उनके अंदर ये थॉट आ गया है कि यार हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है, हमारे यहाँ जॉब्स नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग आके जॉब ले रहे हैं। पर रियलिटी क्या है वो देखते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने रिड्यूस द ड्यूरेशन। जो बच्चे रहते थे वहां पर पढ़ाई करने के बाद, उनका ड्यूरेशन घटा दिया है। अर्लियर इट वाज अ 24-month वीजा that once you are done with your graduation, you can stay there for 2 years to find a job. Now it has been reduced to 18 months. Now you can stay only for 1.5 years. ठीक है? Next, settlement eligibility. So earlier the settlement eligibility was of 5 years. So qualifying कहाँ गया permanent residence. So earlier it was 5 years that after residing for 5 years in UK, you can apply for permanent residency and you would have got a PR. But now that that condition has been increased to 10 years, that you'll have to stay in UK for at least 10 years to apply for a PR. And at the same time, earlier there was no क्या कहते हैं big check on the salary status, that which type of people are trying to settle in UK. But now
यूके गवर्नमेंट हैज आल्सो डन दिस कि वो ये भी चेक कर रहे हैं कि आपका सैलरी स्टेटस क्या है, ताकि आपको सेटल करने के पहले वो सिर्फ उन्हीं लोगों को सेटल करना चाहते हैं जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा है। और ऐसा कोई कंट्री तभी करती है जब उसको पैसे की बहुत ज्यादा भूख दरकार होती है। अन्यथा आप जैसे भारत में अगर कोई आ रहा है तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस नहीं पूछते हैं, अगर भारत के रूल्स रेगुलेशंस वो फुलफिल कर रहा है तो सिटीजनशिप मिल जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये चीज देखिए जो मैं बोल रहा था इकोनॉमिक स्टेटस, तो पहले क्या था, यूके की रेसिडेंसी के लिए कोई भी इंसान एलिजिबल होता था अगर वो 30 लाख रुपीस पर एनम से ज्यादा कमा रहा है, मतलब प्राइमरली 26,200 यूरोस पर एनम, मोर देन दैट। अब गवर्नमेंट ने इसको भी बढ़ा दिया और बढ़ा के सीधा 44 लाख रुपीस, मतलब अब 50% जंप, जो मिनिमम सैलरी था जिसके बाद कोई भी इंसान यूके की रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकता था, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 50% टू 44 लाख रुपीस। And at the same time, the time has also been increased. मतलब they are not trying, or they are telling that it should not be easy for any international student or an international migrant to get settled in UK. ये दूसरी चीज। अब तीसरी चीज पे आते हैं। Increased competition, graduate job application surged 27% in 2024। हो क्या रहा है कि सारे बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं क्योंकि नंबर्स बहुत हाई हैं। वो ग्रेजुएट होने के बाद जाहिर सी बात है अगर आपने पढ़ाई की है यूके से तो आप जॉब भी यूके में करना चाहोगे या फिर यूके के आसपास जैसी कोई बड़ी मतलब अच्छी इकोनॉमी में करना चाहोगे। पर यूके में जॉब्स की हालत बहुत खराब है। 27% जॉब एप्लीकेशंस तो सर्च हो रहे हैं, बट उसके हिसाब से जॉब्स वहां पर अवेलेबल नहीं है। वहां पर लोगों की नौकरियां नहीं लग रही हैं एंड हेंस आरओआई बहुत ज्यादा हिट किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, लेक्चरर क्लेम्स इंडियन स्टूडेंट्स इन यूके स्ट्रगल टू फाइंड जॉब्स। नौकरियां मिल ही नहीं रही हैं, एंड दिस इज नॉट ओनली हिंदुस्तान टाइम्स कोटिंग दिस, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स that has been claiming this report. Now moving forward, graduate job market challenges में आप ये देखिए कि UK based lecturer has highlighted the challenges Indian students face securing employment in Britain. Indian students prioritize part-time work over academic engagement, leading to underdeveloped communication skills and limited professional networks. And why this is also happening? ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप ये पॉइंट कई लोग बोलते हैं कि यार वो बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, दिन भर काम करना है, उनको पैसा कमाना है, तो फिर उनको अच्छी स्किल्स मिलती नहीं है तो उनकी नौकरी नहीं लगती। ऐसा नहीं, ये प्रॉब्लम भी यूके का ही बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है अभी बताता हूँ। नाउ these challenges are in fact UK employers don't want to sponsor visa। हाँ, बहुत सारे यूके एम्प्लॉयर्स, जो कि पहले नहीं होता था। Earlier UK employers used to sponsor the visa but don't want to sponsor visa mean that nearly 90% of the Indian students return to home after completing their studies। अब यूके के एम्प्लॉयर जो है वीजा स्पॉन्सर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, सारे कारण बता रहा हूं क्या, अब ध्यान से देखो। पहले यूके की सिचुएशन ये है कि वहां का ट्यूशन फीस अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के दिस इज अराउंड 12.8 लाख रुपीस टू 42 लाख रुपीस पर एनम। एक बच्चा 12 से 15 लाख रुपए खर्च करता है सिर्फ एक साल के लिए यूके की में डिग्री लेने के लिए, 12 से 15 लाख रुपए। अब ध्यान से देखो, वहां का जो लिविंग एक्सपेंस है that is 1.5 lakh rupees to 1.6 lakh rupees, roughly you can say take 1.5 lakh rupees, this is per month, monthly expenses। other regions, अगर यूके में ही ब्रिटेन छोड़ दो, जो कि सॉरी लंदन छोड़ दो, दिस इज लंदन अगर आप छोड़ देते हैं तो आप लंदन के अलावा कहीं और रहेंगे तो 1 लाख to 1.5 लाख वहां भी लगेगा। on an average this means that you need minimum of 12 to 18 lakh rupees annually to stay in UK। अब एक बात बताओ, इंडिया में मिडिल क्लास को छोड़ देते हैं, थोड़ा अपर क्लास पे आते हैं। अपर क्लास में लोग या माता पिता शायद 12 से 15 लाख रुपए जमा कर लें बच्चों के एक साल की फीस के लिए, बट उतना ही 12 से 15 लाख रुपए फॉर देयर लिविंग एक्सपेंसेस इज समथिंग ऑफ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी। क्योंकि अगर इफ यू ऐड दिस here also if you take 15 lakh fees, here if you take 15 lakh rupees cost of living, that makes the entire 30 lakh rupees। अब आपको साल में 30 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी यूके में रहने के लिए और पढ़ने के लिए। ऑब्वियसली एक बच्चे और एक माता पिता के लिए, एक फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है बहुत आसानी से। इसकी वजह से कहा गया, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मैं बता दे रहा हूँ, इसकी वजह से मेजॉरिटी बच्चा यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको अपना वर्कआउट निकालना है। अब पार्ट टाइम में भी इनके जो पे आउट्स होते हैं दैट इज मैक्सिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो 1 लाख रुपीज पर मंथ का पार्ट टाइम वर्कआउट होता है बच्चों का। उस 1 लाख रुपीज से वो अपना रूम रेंट, लिविंग एक्सपेंस देते हैं। ऑब्वियसली दैट टेक्स टाइम, जिसकी वजह से वो बच्चा अपना पार्ट टाइम काम करते हुए एकेडमिक पे थोड़ा कम ध्यान देता है। और 1 लाख रुपीज में जो लिविंग कंडीशंस होते हैं दैट आर आल्सो नॉट सो गुड, बिकॉज यूके में 1 लाख रुपीज लिविंग कंडीशन इज जस्ट द बेसिक, बेयर मिनिमम, दैट टू समथिंग वेरी फार फ्रॉम लंदन।
तो अब बच्चा एक अच्छे शहर में नहीं रह रहा, अच्छी परिस्थिति में नहीं रह रहा, और इन सब के बाद उस बच्चे के पास समय भी नहीं है ज्यादा कि वो अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दे, तो ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। अब क्या इसमें कारण बच्चा है? क्या वो बच्चा वहां जाकर पैसा ही कमाना चाहता है? पैसा कमाना चाहता है लेकिन पढ़ाई के बाद, पर उसकी मजबूरी है कि वो पढ़ाई करते करते पैसा कमा रहा है, क्योंकि उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं निकलेगा। इनफैक्ट इवन स्कॉलरशिप वाले बच्चे, जो इनको स्कॉलरशिप मिलता है स्टडीज के लिए, हालांकि यूके में सबसे कम स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, तो अगर बच्चा पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिलता है तो तभी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो निकालना होगा, तो वो क्या करेगा? काम करेगा। तो अब सोच के देखिए कि एक ऐसा विशेष सर्कल बनाया गया है जिसमें कि बच्चे का अच्छा परफॉर्म करने का चांस ही बहुत कम है। तो अगर वो अच्छा कम चांस ही बहुत कम आपने कर दिया परफॉर्म करने का, तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिफिकेशन और बाकी सारी चीजें अच्छी नहीं निकलेंगी। तो ओवरऑल ये सारी चीजें, या तो वो लोन लेकर या स्कॉलरशिप लेकर पढ़ रहा है, बट बाद में उसका ओवरऑल जॉब उतना अच्छा नहीं लगेगा। जब जॉब अच्छा नहीं लगेगा तो आपने जो भी रिटर्न, जो भी इन्वेस्टमेंट किया, जो भी पैसा लगाया अपनी पढ़ाई पे, उसका रिटर्न निकलना ही नहीं है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप 100% मिली है तब तो आप चले जाइए, पर अगर आपको 100% स्कॉलरशिप नहीं मिली है, देन इट एक्चुअली डज नॉट मेक एनी सेंस टू गो टू यूके। क्योंकि अगर आप यूके जा रहे हैं और आपको वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न मिल ही नहीं रहा है, तो फिर वहां जाकर क्या फायदा? समझ रहे हो? एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ इन यूके एंड दीस टाइप ऑफ कंट्रीज। In fact, forget US, Canada, UK, Indian students now prefer Netherlands and Finland. Why? क्योंकि भैया नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, माल्टा, पोर्टुगल, स्पेन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ये आयरलैंड, फिर उसके बाद इटली, फ्रांस, ये जर्मनी बीइंग द बेस्ट, ये सारी कंट्रीज कन्वेंशनल कंट्रीज से डिफरेंट है। दे आर ऑफरिंग बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फीस स्ट्रक्चर्स आर प्रीटी हम्बल, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी मच अफोर्डेबल, part-time working opportunities are better. After the completion of graduation, job opportunities are far better, and the payout in those jobs are much above the average level what is there in India. तो ये सारे पॉइंटर्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि बच्चे कन्वेंशनल कंट्रीज, यूएस, कनाडा, यूके, इन सब कन्वेंशनल कंट्रीज को छोड़ रहे हैं, एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू कंट्रीज जो अच्छे बेटर पर्सपेक्टिव को ऑफर कर रहे हैं, एंड हेंस दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गोइंग टू यूके। सो my entire conclusion for this video is that why, if अगर आप भी किसी कंट्री में जा रहे हैं, I would simply recommend you that first have a deep thought over it. अच्छे से सोच लीजिए, बैठिए, तब्दीश कीजिए, सारे पॉइंटर्स बनाइए, और अगर पॉइंटर में आपको जो कंट्री सबसे बेस्ट समझ में आता है आपके एनालिसिस के हिसाब से, उस कंट्री पे बैठ लीजिए, उस कंट्री में जाइए। और इसीलिए मैं इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे एनालिसिस भी लेकर आता हूँ कि भैया कौन से कंट्री में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, ट्यूशन फीस क्या है, स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें, और इन सब चीजों के बाद वहां पे जॉब कैसा रहेगा। ठीक है? हालांकि मेरे साथ मेरी पूरी टीम भी है जो आपकी ये मदद कर सकती है, करना चाहती है, एंड दैट्स टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे फॉर्म फिल कर दीजिएगा। 24 आवर्स टू 48 आवर्स, 1 से 2 दिन के अंदर आपको कॉल आ जाएगा, एंड आपको जो भी डाउट है आप उनसे पूछ लीजिए। इनके पास काफी नॉलेज है, क्योंकि ये वो टीम है जो मेरे साथ मेरा कंटेंट वगैरह भी बनाती है, तो दे हैव अ गुड डेप्थ ऑफ नॉलेज। आपको ये पूरी तरह से हेल्प कर देंगे, और हेल्प करने के बाद आपको जो भी डिसीजन लेना है उसमें आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म को भर दीजिएगा, और मुझसे कोई मदद चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है? सो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल दीजिएगा, सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।